नमस्कार, मैं हूं दिबांग और हिंदुस्तान शिखर समागम में आपका स्वागत है। हम हैं श्रीनगर में और बात हो रही है जम्मू कश्मीर की और अमन की राह की। कश्मीर में लगातार आता रहा हूं, चाहे यहाँ सबसे पहली बार कैंप लगे थे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तब से लगातार कश्मीर में आता रहा हूं। और कश्मीर जब भी मैं आया तो बात होती थी आतंक की, बंदूकों की, डर की, हत्याओं की। लेकिन अब फिजा लगता है बदली है, बात हो रही है शांति की, बात हो रही है तरक्की की। लेकिन क्या ये जो शांति है ये डर की शांति है, चुप्पी की शांति है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन बेहद खास मेहमान, अनुभवी मेहमान, ऐसे मेहमान जो जानकार रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इस राज्य को देखा है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, आपका स्वागत है। दिलीप त्रिवेदी साहब, आप डीजी रहे सीआरपीएफ के, लंबे समय तक आप पाकिस्तान डेस्क में भी थे, उसके बारे में भी आप जानते हैं किस तरह की खुफिया खबरें वहां से आती थी, हरकतें होती थी, उस पर आप नजर रखते रहे हैं। राजेंद्र साहब हैं, आप डीजीपी रहे जम्मू कश्मीर के। मैं आपसे शुरुआत में सीधी इसी बात से शुरुआत करता हूं, क्या ये जो शांति है, क्या ये चुप्पी की शांति है, क्या ये डर की शांति है? शुक्रिया सबसे पहले मुझे यहाँ न्योता देने के लिए दिबांग साहब, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। नहीं, ये कोई डर की वो नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट एफर्ट हो रही है, कोशिश हो रही है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। यहां पर कश्मीर ने 34 साल से कोई अमन नहीं, पहले तो 30 साल से कोई अमन नहीं देखा था। अब जब एक ऑनेस्ट कोशिश की जा रही है अमन लाने की यहां पर, तो शायद कुछ लोगों में ये समझ नहीं होगी कि अमन जो है वो रातों रात नहीं आ सकता, उसके भी एक प्रोसेस होता है। तो हम जो उसको देख रहे हैं अभी वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वक्त लगाएगा और मैं समझता हूं वी आर समवेयर अराउंड मिडल ऑफ दैट प्रोसेस टू एस्टैब्लिश पीस। और मैं ये पूछ रहा हूं कि उस प्रोसेस में क्या ये दौर ऐसा दौर है जब हम ये शांति डर से कायम कर रहे हैं, जब हम शांति चुप से कायम कर रहे हैं, क्या ये वो दौर है उस प्रोसेस में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे कहा कि दिस सीम्स टू बी अ वेरी जेन्युइन एफर्ट, ऑनेस्ट एफर्ट जो चल रहा है इस वक्त। और दुनिया में जहां पर भी इस तरह से अमन लाने की कोशिशें हुई हैं, इस तरह की सिचुएशन, स्थिति आती है, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। त्रिवेदी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये कैसी शांति है? ये क्या ये उम्मीद की शांति है या ये एक बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है? नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव फीचर है डेवलपमेंट का, इसका टुवर्ड्स पीस। इसको डर की चुप्पी तो कहना बहुत ठीक नहीं होगा। ये माना जाए कि ये एक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चल रही है और चलते चलते आज इस लेवल पे आ गई है। अब इसमें वो फैक्टर्स इंक्लूड होने लगे हैं जो कि बहुत पहले भी शायद हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब हो गए हैं। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे स्टूडेंट्स का बच्चे जुड़ रहे हैं इन द मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स के, क्रिकेट आपकी आईपीएल्स में जा रहे हैं, एक एजुकेशन स्प्रेड हो रही है। राज साहब, आप चूंकि आपने बहुत करीब से देखा है, आपको क्या लगा कि क्या चीजें थीं जो एक तरीके से जड़ रही, जिनकी वजह से आतंक बढ़ा? मोटी चीजें आप क्या मानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जो चीज हमने देखा 90 से लेकर अप टू 19 तक, अनइमेजिनेबल। आज के दिन हम जो देख रहे हैं वो जो अनइमेजिनेबल है। कल जब मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था, मैं अपनी गेस्ट हाउस तक, आई हैव सीन गर्ल्स ड्राइविंग स्कूटर्स। ये इमेजिन कर सकते हैं आप, लड़कियां यहां पे स्कूटर चला रहे हैं, ये कभी इमेजिन नहीं किया। देन स्ट्रीट वायलेंस, एब्सेंस ऑफ स्ट्रीट वायलेंस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर। एब्सेंस ऑफ हड़ताल, जब आप देखेंगे, आप में से कई बच्चे हैं यहां पे, मोर देन 2,500 दिन, मतलब मोर देन 2,500 days, Kashmir has undergone हड़ताल्स। मीन्स
करीब 5 साल बच्चों का स्कूल नहीं चला है, उसके साथ आप कंपेयर करेंगे आज के हालात, चाहे वो हैदराबाद हो या और किसी नॉर्मल सिटी हो, मुझे उससे भी बेहतर लग रहा है यहाँ पे कल रात को जब मैं बाहर गया। तो उस हिसाब से देखें तो पीस इज समथिंग विच इज रिटर्निंग एंड पीपल वांट पीस। अगर आवाम शांति और अमन नहीं चाहती है तो कभी भी वो कर सकती थी, डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं वो। सो मेरे हिसाब से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पीस इज हियर टू स्टे एंड कश्मीर विल रिमेन पीसफुल इन द डेज टू कम। अगर हम पीछे चलें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि 3 बड़ी वजहें क्या रही कि आतंक इतना फैला यहाँ पर, आतंक का इतना साया हुआ यहाँ पर, आतंक का इतना खौफ बढ़ा यहाँ पर, 3 बड़ी वजह क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो ये एक जम्मू कश्मीर के अंदर जिस किस्म की लड़ाई हुई है, ये कोई कन्वेंशनल लड़ाई नहीं, ये एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी है और पाकिस्तान का इसके अंदर पूरा हाथ था। तो जब स्पॉन्सरशिप वहीं से आ रही थी, हथियार वहां से आ रहे थे, पैसा वहां से आ रहा था, ह्यूमन रिसोर्सेज वहां से आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली लड़ाई जो है, ये हाइब्रिड लड़ाई जो है, इसको बढ़ावा मिल रहा था, ये चलती जा रही थी। दूसरा, मैं समझता हूं बहुत हद तक आवाम के अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत कोशिशें की आवाम का मन बदलने की, टू चेंज द माइंड्स ऑफ द पॉपुलेशन। टुडे वी आर लुकिंग एट यंग पीपल, इनके दिमाग जो हैं कुछ अलग दिमाग हैं आज के। उस वक्त जो हम देखते थे दिमाग बिल्कुल ही अलग थे, उनमें आजादी का एक जज्बा था, एक आइडिया था, एंड दैट इज व्हाट वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड टोटली बाय द अदर साइड। हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी, हमने इस प्रॉक्सी वॉर को सिर्फ एक काइनेटिक तौर पे लड़ा, शुरुआत करके सिर्फ काइनेटिक तौर पे। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सब ने मिलकर इसमें हर साल गिनती की कि हमने कितने टेररिस्ट मारे, मगर वो कोशिश जो होती है असली हाइब्रिड वॉर को खत्म करने की, काउंटर हाइब्रिड वॉर हर दफे ऑल ऑफ गवर्नमेंट से होती है, जो आज आप देख रहे हैं यहां पर, जो हर डिपार्टमेंट लड़ रहा है आज, जो आज आप देख रहे हैं कितनी खवातीन यहां बैठी हैं, ये सब लड़ रही हैं इसके खिलाफ। इसी अगर ये अप्रोच उस वक्त होता भारत सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का, तो शायद बात दूसरी होती। जी दिलीप जी, ये बात हो रही है कि पैसे की, पैसा आता था, क्या ये कोशिश हुई कि जो पैसा आ रहा है आतंक के लिए उसको रोका जाए, या देर से कोशिश हुई? कैसे ये पैसा लगातार आता रहा? आप तो डेस्क पे थे, आप देख भी रहे होंगे। ये डेफिनेटली इसमें देर बहुत हुई और मेरे ख्याल से इसमें सब एजेंसीज का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था, सब अपने अपने तौर पे कर रहे थे। आप मतलब इट वाज, मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया उस ऑपरेशंस में, कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी पाकिस्तान में कि 50 लाख 60 लाख विद इन 2-3 घंटे के अंदर तक हिंदुस्तान में कहीं पे भी पहुंचा सकते थे। श्रीनगर तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं पे भी पहुंचा सकते थे। तो ये पैसा की जो फ्री एंट्री थी, इसका तो बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ एक स्लाइटली मैं एक वो ऑपरेशनल सी बात बता रहा हूँ। एक अंडरकवर ऑपरेशन में मैं आई वाज ओनली वर्किंग विद, जिसमें वो लोग मेरे को सोच रहे थे कि मैं उनका आदमी हूँ, और मैंने खुद बड़े बड़े पेमेंट्स रिसीव किए विद इन 2 to 3 आवर्स। और केवल इतना सिंपल सिस्टम होता था, वो मेरे से कहते थे कि आपके पास 10 रुपए का नोट है? मैं बोलता था हाँ। बोले उसका नंबर बता दीजिए, और मैं नंबर सिर्फ टेलीफोन पे बताता था, और वो कहते थे फलानी जगह जाइए, नोट दिखाइए, आपको उतना पैसा मिल जाए। 2 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती। तो पैसा हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर पैसा नहीं, अब आफ्टर ऑल जो मिलिटेंसी चला रहे हैं उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे पैसा बनाने में, अपने लिए भी, पर्सनली अपने लिए भी, और उस मिलिटेंसी को चलाने के लिए भी। जी जी राजा साहब, इस पर रोक लगी तो कैसे लगी, उसमें क्या चुनौतियां आई पैसे को रोकने में? ये पैसा जो है, इट इज लाइक ऑक्सीजन फॉर टेररिज्म। जब तक ये ऑक्सीजन नहीं रोका जाएगा तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ा है।
First of all, there were Hawala channels, whether it is Western Union money transfer, legal, पैसा आते गया, number one. Number two, cash through border, उस वक्त borders वगैरह open था, कैश आता था. Thirdly, फेक करेंसी, काफी फेक करेंसी वगैरह प्रिंट करके इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश किया गया. एक बात जो अभी राजनाथ सिंह साहब ने कही 23 फरवरी को कि यहां से बात हो रही है कि आर्मी को हटाया जाए, क्या ये सही वक्त आपको लगता है कि आर्मी को अब पीछे हटना चाहिए और ये बात हो रही है कि सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाए? आज कहना कि स्थिति हमारी पहुंच गई है कि हम लड़ाई की एक थियोरी होती है, उसके मुताबिक स्टेजेस होती हैं लड़ाई की. ये भी हाइब्रिड लड़ाई थी, प्रॉक्सी वॉर थी. तो कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन से लेकर कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन तक एक प्रोसेस होता है. हम अभी, मैं नहीं समझता हूं कि हम कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन पे पहुंचे हैं अभी तक. हम अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन के आखिरी दौर पे हैं. इस टाइम पर अगर आप इस एकजुट यूनिटी को, इस इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस को तोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा. तो आप ये चाह रहे हैं कि आर्मी को अभी और यहां पर रहना चाहिए? मैं समझता हूं कि कुछ और अरसे के लिए यहां पर आपको इन तीनों फोर्सेस को एक साथ मिलकर, जिन्होंने ऑपरेशंस एक साथ किए हैं, इनको एक साथ रखिए और ग्रिड को मत डिस्टर्ब करिए. राजीव साहब, जो आपने ड्रग्स की बात की, अब तो हम देख रहे हैं और ये पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं कि ड्रोन से ड्रग्स आ रही हैं. क्या हमारे पास वो क्षमता है कि हम इसको रोक सकें? हम कुछ तो ड्रोन पकड़ लेते हैं, पर अलग अलग हिसाब लगाते हैं कि अगर आप एक पकड़ते हैं इसका मतलब 4 निकल गए, या आप अगर बेस्ट भी लगाएं तो एक पकड़ते हैं तो एक तो निकल ही जाता होगा. तो क्या हम इसमें सक्षम हैं इसको पकड़ने में? यस, वी आर प्रिपेयर्ड. ऑलमोस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने करीब कोई 2000 के करीब केसेस रजिस्टर किया नारकोटिक्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट में. डेमोक्रेसी में सरकार भी तो होनी चाहिए, लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए. जब तक ये एक सर्ज नहीं होगा डेवलपमेंट का, सोशल एम्पावरमेंट का, तब तक यहां पर जो है जिस तरह का अमन हम लाना चाहते हैं, एक परमानेंट पीस लाना चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगी. तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा और हमें स्टेमिना देना चाहिए इसके लिए, और पॉलिटिकल प्रोसेस को थोड़ा और पोस्टपोन करना चाहिए कुछ हद तक. यहां ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रोसेस है, देयर इज ऑलरेडी लोकल इलेक्शंस यहां पर हो चुके हैं, लोकल लेवल्स पे हो चुके हैं, तकरीबन एम्पावर्ड भी हैं काफी हद तक. मैं समझता हूं वो काफी है अभी के लिए. और जनता जो है, आवाम जो है, मेरे ख्याल से तो उनके चेहरे देखकर ज्यादातर खुशी दिख रही है हर जगह. उम्मीद है कि इस तरह से ही बढ़ता रहेगा. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं ये बेसिकली हताशा दिखाती है. आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये शायद इशारा कर रहे हैं कि मुश्किल दिन आने वाले हैं, शायद हम लोग ढीले पड़ गए हैं, ये मान रहे हैं कि नहीं अब शांति होगी, तो शायद इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है, और ये एक इशारा है. आप इसको कैसे देखते हैं? जब मैं डीजी सीआरपीएफ था तो बहुत पत्थरबाजी होती थी यहाँ पे, तो मैं कई दफे आया तो मैंने उस पत्थरबाजी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था किसी को बहुत ज्यादा. लेकिन वो क्या था, प्रोवोकेशन था कि किसी तरह ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं ये इससे प्रोवोक होकर गोली चला दें, कोई 1-2 लोग मर जाएं और उसके बाद एक वो हो जाए. तब से मेरा ये सुझाव हर वक्त है कि देखिए, इन दोनों हिस्सों को एक साथ रहना है, जम्मू को और कश्मीर को. जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तब तक जो है जिस अमन को हम ढूंढ रहे हैं वो अमन नहीं आएगा. आप सबने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आप सबका भी धन्यवाद.